नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश की राजधानी का दिल्ली का पारा काफी गर्म है और सबसे ज्यादा गर्माहट दिल्ली की नॉर्थ सीट पर है, जहां मनोज तिवारी के साथ कन्हैया कुमार की सीधी लड़ाई है। लेकिन जब से कन्हैया कुमार के साथ थप्पड़ वाला सीन हुआ है, सियासत और गर्मा गई है। अब इसमें कन्हैया कुमार के जेएनयू वाले दोस्त उमर खालिद का नाम भी शामिल हो गया है। वही उमर खालिद जो दिल्ली दंगा मामले में 4 साल से जेल में बंद है। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले जेल से बाहर उमर खालिद का पैगाम लेकर आए हैं उनके पिता सैयद कामिस रसूल इलियास, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली चुनाव में कन्हैया के साथ हैं खालिद। कन्हैया और खालिद को लेकर और क्या कहा है उनके पिता ने, देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नॉर्थ दिल्ली की लड़ाई, कन्हैया के साथ हाथापाई। दिल्ली का पारा गर्म, थप्पड़ कांड के पीछे धर्म। जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा उसका यही इलाज होगा भाई। कन्हैया के समर्थन में खालिद। एबीपी न्यूज पर बोले उमर के वालिद। उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहां से जीते। उमर खालिद की चाहत, कन्हैया की बढ़े ताकत। खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। आप उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद मेरे ख्याल से चौथा साल होने वाला है। उमर खालिद जेल में है। सीए की जो बात कर रहे हैं, उमर खालिद ने भी बड़ी इसकी मुखालफत की थी, ये सबकी जानकारी में थी। अभी जो इलेक्शन इंतखाबात चल रहे हैं, आपकी क्या बात होती है? उमर खालिद का क्या ओपिनियन है इस समय के सिचुएशन और चुनाव को देखते? देखिए, आपको ये मालूम है कि उमर खालिद ने जितनी भी यहाँ पर एजिटेशन चलाए हैं जेल जाने से पहले, वो सिर्फ सीए पे नहीं चलाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर चलाए हैं, दलितों के अधिकारों पर चलाए, रोहित कोमिला की पूरी मूवमेंट को लीड किया है, और लेडीज़ की जो हमारी महिलाओं के जो अत्याचार होता है उसके हक़ में चलाए हैं, किसानों के हक़ में चलाए हैं, और सीए के ख़िलाफ़ चलाए हैं। और उनका मानना ये था कि सीए के खिलाफ इसलिए नहीं चलाए थे कि सीए से कोई मुसलमानों को नुकसान पहुंचना था। उनका कहना था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और पार्लियामेंट आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाएं। तो जाहिर है कि उमर खालिद भी जाहिर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, फांसीवाद ना आने पाए, जो सेकुलरिज्म बाकी रहे, और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी और अभी भी। वो जेल से भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो पेपर्स में जो छपा है, जो पोर्टल्स में जो छपा है, उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कही है। खालिद चूंकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी नज़र में होता है, वो अपनी टिप्पणियां करते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें कन्हैया भी लड़ रहे हैं, उमर खालिद के साथी हैं और वो लोग साथ में जेएनयू में रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के उमर खालिद का क्या मानना है, उनकी कैंडिडेचर को लेकर के क्या मानना है? दिल्ली से क्या जीतने की सूरत दिख रही है उनकी? देखिए, कन्हैया और उमर खालिद साथ साथ थे जेएनयू के अंदर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन बहरहाल दोनों साथ थे। और दोनों पर आप जानते हैं कि जेएनयू में एक केस हुआ था, दोनों को उसके अंदर यानी चार्जशीट में दोनों के नाम थे। दोनों कुछ दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे उस केस में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जाहिर है कि कन्हैया और उमर खालिद आपस में दोस्त थे, और जाहिर बात है कि कन्हैया भी इस देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहाँ से जीते, और हमारा मानना ये है कि कन्हैया कुमार की पोजीशन बहुत मजबूत है और कन्हैया कुमार वहाँ से जीतेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली इस देश के अंदर यानी उन्होंने उमर खालिद के इशू पर कोई बात कही या ना कही हो उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो अलग इशू है। लेकिन कन्हैया कुमार बहरहाल यहाँ सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी सहमति। दिलचस्प बात है भी आपने जो कही, और ये सवाल उठता है कि उमर खालिद के लिए कन्हैया कुमार को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए उमर खालिद की मंशा है कि वो चुनाव जीते। ये जो डिफरेंस है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये सवाल तो आपको कन्हैया कुमार से करना चाहिए, इसलिए कि ये उमर खालिद ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कन्हैया कुमार जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, पहले वो सीपीआई में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, तो उमर खालिद ने हमेशा पब्लिकली उनको सपोर्ट ही किया है, पब्लिकली कभी अपोज नहीं किया। आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं बल्कि, और वो उमर की ख्वाहिश ही होगी कि उनका साथी है, जेएनयू का साथ में रहा, जेएनयू का पढ़ा हुआ है, जेएनयू का साथी है, क्लासमेट एक तरह से यानी यूनिवर्सिटी के साथी रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को उमर खालिद इलेक्टेड देखना चाहेंगे और चाह रहे हैं।
तो वो ये और जाहिर है कि वो ये जानते हैं कि उनकी वो व्यक्तिगत कोई डिफरेंस है, ऐसे तो कोई बात सामने नहीं है हमारे, लेकिन ये बात तय है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो लड़ाई कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं वही लड़ाई उमर खालिद भी लड़ रहे हैं। लोग दोनों की लड़ाइयाँ एक ही हैं, कन्हैया और उमर। बिल्कुल, लड़ाई इसीलिए है ना कि लोकतंत्र बाकी रहे, सेकुलरिज्म बाकी रहे, भाईचारा यानी फेटर्निटी बाकी रहे, ये लड़ाई है दोनों की। और जो गरीब दबे हुए पिसे हुए कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित रहें, माइनॉरिटीज़ के राइट्स सुरक्षित रहे, ये दोनों की लड़ाई है, तो उसमें दोनों साथ हैं। मुझे और बता दीजिए कि ये जो कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें एक आरोप उनके ऊपर बीजेपी की ओर से लगाया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाया जाता है, और ये आरोप उमर खालिद पर भी चस्पा किया गया था। इसको लेकर के आपकी, चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि उमर खालिद तो जेल में, लेकिन आप उनके संपर्क में रहते हैं, पिता हैं, आपकी बातचीत होती है, तो ये मुद्दा इस समय भी उछला हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस पर क्या है? टुकड़े टुकड़े गैंग की बात जिस वक्त ये इशू आया था, एक आरटीआई डाली गई थी कि जिसमें ये पूछा गया था, नहीं आरटीआई नहीं, एक मेंबर पार्लियामेंट में ये सवाल किया था होम मिनिस्टर से, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ पाई जाती है, अगर है तो उसकी तफसीलात क्या है। जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया था कि टुकड़े टुकड़े नाम की कोई गैंग नहीं है। देखिए, ये जो बात कही जाती है टुकड़े टुकड़े, भाई अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात कही थी, 2016 का इशू है, उस पर आपके हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से वो तस्दीक कराई थी और ये कहा था कि ये जो वीडियो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और आज तक के 2016 से आज तक के उस केस में आगे ही नहीं बढ़ रहा है वो केस। अगर आप समझते हैं कि उमर खालिद सेडिशन का मुकदमा लगा था, तो वो अगर वो केस में कोई दम होता तो वो हुकूमत आगे बढ़ाती। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उमर खालिद की पूरी जो कॉलेज लाइफ है या उसके बाद की लाइफ है, उसमें कहीं भी आपको देश विरोध में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है यहाँ पे ऑटोक्रेसी के खिलाफ, ये उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है फासीवाद के खिलाफ, उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है लोकतंत्र के हक में, लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए, सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए। उमर खालिद की लड़ाई के अंदर कहीं भी आपको कोई कम्युनल एंगल भी नहीं दिखेगा, और उमर खालिद की लड़ाई के अंदर आपको कहीं भी कोई ऐसी नहीं दिखेगा वो किसी एक के साथ खड़े हैं। वो सब जो भी आदमी जुल्म हो, जिसके साथ भी ज्यादती हो, उसके साथ वो उमर खालिद खड़ा हो पाएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं उमर खालिद के मामले में बेल वगैरह क्या सिचुएशन है? देखिए, बेल अभी सूरत-हाल ये है कि पहले यानी लोअर कोर्ट में 1.5 साल तक बेल की बहस हुई थी, रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में 9 महीने तक बहस हुई, रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 9 महीने तक वहाँ केस रहा और बार बार एडजर्नमेंट होता रहा, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ, फिर हमने केस को वहाँ से वापस लिया है। अब लोअर कोर्ट में हम दोबारा आए हैं, लोअर कोर्ट में बहस कंप्लीट हो गई है, फैसला रिजर्व हो गया है, हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को रिहाई मिल जाएगी। और अब बात स्मृति वर्सेस सिपहसालार, अमेठी में दो धारी तलवार, क्योंकि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है उसमें अमेठी की वो सीट भी है जहां स्मृति ईरानी की टक्कर कांग्रेस के केएल शर्मा से है। लेकिन सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो ताकत लगाई है उसने पूरा माहौल बना दिया है, क्योंकि अमेठी में अब लड़ाई दिलचस्प हो गई। लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। गांधी परिवार के डरने की बात है तो अंग्रेजों से नहीं डरा, मैं उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। बीजेपी क्या करती है? धर्म धर्म बोलती है, ऐसे होगा, कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिया होता है। क्या अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। राहुल बाबा का जो इंडी अलायंस है
उसका सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की नजर इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर है, जिसमें अमेठी की वो सीट भी है जिसे पिछली बार बीजेपी ने जीत लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी की अमेठी में क्या तैयारी है और कैसे बीजेपी कांग्रेस पर भारी है, इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी ने। सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं इस समय अमेठी में विशाल जनसमूह के बीच में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी जी के लिए रोड शो हो रहा है। अमेठी में बहुत कम ऐसा देखने को मिला इस तरह की भीड़। अमित शाह जी, इस समय अमेठी में आप रोड शो कर रहे हैं, ऐसा नजारा बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, रोड के पीछे और आगे 5-5 किलोमीटर तक जन सैलाब उमड़ा है। वो ही बताता है कि सीट पर हमारी प्रत्याशी स्मृति ईरानी प्रचंड मार्जिन से जीतेगी। लेकिन कांग्रेस के दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग अपने पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए लोगों से कह रहे हैं कि ये हमारा घर, हमारा परिवार है और मैं इसे छोड़ के जाऊंगा नहीं। इसलिए उनका मन है कि शायद अमेठी उनको फिर से मौका दे। नहीं, अच्छी बात है, अगले 5 साल आते रहे तो। गत 5 साल में तो नहीं आए, लेकिन उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं कि दोबारा उनको लाया जाए। ये कांग्रेस के लोगों का कहना। देखिए, 60 साल इस सीट पर से गांधी नेहरू परिवार जीता। 2018 में अपने खुद के कलेक्टर ऑफिस का नींव मैंने यहाँ रखा था। ये बताता है 60 साल तक जो परिवार कलेक्टर ऑफिस नहीं बना पाया, वो अमेठी का विकास क्या करेगा। सर, कल यहाँ से अखिलेश यादव भी आए थे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हमले किए। उनका कहना है जो पुरानी बातें हैं, जो पहले भी आप कह चुके हैं, बार बार वो संविधान और आरक्षण का हवाला दे रहे हैं। देखिए, पूरे देश को मालूम है कि ये झूठ फैला रहे और अब मैं मानता हूं कि झूठ बोलते बोलते जनता माने न माने, उनको आदत पड़ गई है झूठ बोलने। गृह मंत्री अमित शाह इस समय अमेठी में रोड शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अमित शाह को साथ में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री साथ में है और लगातार आप देख सकते हैं ये अमेठी का नजारा और अमेठी की भीड़ आपको ये बताने के लिए काफी है कि शायद अमेठी में ऐसा नजारा कभी देखने को मिला हो। और अमेठी वो सीट है जहां से गांधी परिवार अपनी प्रतिष्ठा लगा के बैठा है और बार बार ये कह रहा है कि हमारा यहाँ सालों का नाता रहा है और फिर से वो इसे पाने के लिए एक बार मैदान में है। ये अलग बात है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य न होकर गांधी परिवार के करीबी इस समय स्मृति ईरानी खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, अमेठी। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी और इस बार स्मृति ईरानी की है, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने अपने उस सिपह सलार को मैदान में उतारा है जिसकी चर्चा तक नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, उससे लड़ाई बिल्कुल कांटे की हो गई है। लेकिन इस कांटे की लड़ाई में एक बड़ी लकीर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार थमने से ठीक पहले रोड शो से खींची है, जिसमें जन सैलाब उमड़ा तो अमेठी की गलियां भगवा रंग से पट गई। ये रिपोर्ट देखिए। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट पर वोटिंग है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अमेठी, जिसे कब्जाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत लगाए हुए हैं। कहने के लिए अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच है, जिसकी सबसे बड़ी झलक प्रचार थमने से पहले देखने को मिली, जब एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के लिए मोर्चा संभाले हुए थी। एक समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी,
सरयू खून से लाल हो गई और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? बांदा वालों, मालूम है? मालूम नहीं है? मैं बता दो, बताओ। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो। ये भगवा समंदर मेरे सामने बैठा है ना, वो उसकी वोट बैंक नहीं है। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गए। मुझे बताओ, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब बांदा वालों, जो अपने बेटों, बेटी, भतीजों के लिए राजनीति में हो, वो बांदा की माताओं, बहनों का, युवाओं का काम कर सकते हैं क्या? अमेठी देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछली बार राहुल गांधी की साख दांव पर थी, इस बार स्मृति ईरानी की लगी है और ये बात बीजेपी भी अच्छे से समझती है, क्योंकि थोड़ी भी हवा बदली तो कहानी बदलने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी के पक्ष में बारी बारी से प्रचार कर चुके हैं। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे? कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी जब वो समस्या का समाधान न कर सके? मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, उस कांग्रेस की सदा सदा के लिए विदाई उत्तर प्रदेश का ओबीसी भी करेगा, एससी भी करेगा, एसटी भी करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी करेगी। उधर अमेठी फतह करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। केएल शर्मा के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव मिलकर ज्वाइंट रैली कर चुके हैं। अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया। मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। अगर 10 रुपए विकास के रायबरेली जाएंगे तो 10 रुपए विकास के अमेठी आएंगे।